नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश तिवारी। आप देख रहे हैं मानसरोवर न्यूज सीमांत की आवाज। जैसा कि हम लोगों ने पंचायती चुनाव के बाद जो पंचायत प्रतिनिधि जीत करके आए हैं और जिनको जनता के लिए काम करना है, ऐसे प्रतिनिधियों से विशेष वार्ता का कार्यक्रम शुरू किया है। और आज इसी क्रम में हमारे साथ दारमा वैली के दो ऐसे युवा प्रधान हैं जो पर्यावरण प्रेमी भी हैं और पर्यावरण के क्षेत्र में भी काम करते हैं और सामाजिक कार्यक्रमों में भी सक्रिय रहते हैं। ऐसे एक हमारे बोन के प्रधान हैं, भीम सिंह गोनाल जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत ही रोमांचक चुनाव जीत करके प्रधान बने हैं। और ऐसे ही फिल्म से हैं जयेंद्र फिरमाल जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों ही युवा हैं, क्योंकि इस बार जो चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें एक बात तो ये स्पष्ट हुई है कि पुराने लोगों की बादशाहत खत्म होते हुए दिखी है और युवाओं को जनता ने मौका दिया है। तो पहला सवाल तो, क्योंकि बहुत बड़ी ग्राम सभा है जी, आप ही से मैं शुरू करता हूं कि आप लोगों के क्षेत्र में आपको प्रधान बनने के बाद जी आपको क्या लगता है कि क्या आपके लिए चुनौती है? सर्वप्रथम तो मैं कैलाश मानसरोवर न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आप हमारी आवाज़ को देश विदेश तक पहुँचाते हैं और गांव घरों तक पहुँचाते हैं, आवाज़ बन के आप आगे आते हैं। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी गांव चौथ गांव में सबसे बड़ी गांव है। इसमें हम सबसे पहले तो कहना चाहेंगे कि सड़क जो हमारा और गांव में तो सड़क जुड़ चुकी है, हमारे बॉन फिल्म अभी तक सड़क से बिल्कुल वंचित है। सड़क आपके लिए बड़ी चुनौती लगती है? बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए। और जयेंद्र भाई, आपको क्या शुरुआती क्या कहना है कि आपके लिए क्या चुनौती आप सोचते हैं? चुनौतियाँ देखिए, वक्त के हिसाब से जो आज का जनरेशन जो सोचता है और आने वाला जो जनरेशन है उसके हिसाब से काफ़ी बड़ी चुनौती है हमारे पास जो है, क्योंकि हम इस जनरेशन में हम लोग हैं इस वक्त। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं दारमा वैली हम लोग आते हैं, दारमा वैली से जो है पवन फिल्म को जो है नदी के पार बसते हैं ये गाँव। तो ऐसे ही सेला औचल भी है और सीपू मार्छा भी है। तो सीपू मार्छा में भी रोड नहीं पहुंची और दूसरा हमारे वहाँ पवन फिल्म है, पवन फिल्म गो तक तो शायद तक पहुँच चुकी है लगभग। तो सीपू और जो हमारा फिल्म और बॉन है वहाँ तक रोड नहीं पहुँची है। तो हमारी जो है सरकार से पहले भी विनती की गई थी कि जो है जितना जल्दी हो सके हमें राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जाए, क्योंकि हमारी जो आजकल की जनरेशन है वो जनरेशन धीरे धीरे जो है लोग पलायन कर रहे हैं। तो एक तो रोड नहीं होने के उससे ये हमारी एक सबसे बड़ी जो है मुद्दा रहेगा आने वाले समय पे। और दूसरा जो है टूरिज्म के लिए हम लोग काम करना चाहते हैं। लोग जो है हमारे गांव में रहे, गांव लोग ना छोड़े। सरकार की भी यही उनकी जो मंशा है कि जो है अपना पैतृक गांव को छोड़ के ना चले लोग। तो इसके लिए हम लोग काम करना चाहते हैं, जैसे हमारे टूरिज्म में काम होगी, हमारे फार्मिंग में काम होगी। और रोड की स्थिति अगर ठीक रहती है और रोड हमारे गांव तक पहुंचती है तो धीरे धीरे जो है हम लोग को टूरिज्म के लिए और फार्मिंग के लिए काम करने में बड़ा आसान होगा और लोग जो है अपने गांव को छोड़ के नहीं जाएंगे। ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। चुनौती में और प्राथमिकता भी ये भी। और जैसे बोन में पेयजल को लेकर के भी समस्या है, जबकि सरकार के द्वारा हर घर जल हर घर नल ये योजना बहुत महत्वाकांक्षी तौर पर चलाई गई है और बहुत पैसा सरकार ने दिया है। तो आपके गांव में कैसी अभी स्थिति है पानी की? पानी की भी बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे लिए। एक तो स्रोत से जो पानी आ रहे हैं उसमें भी हमारी दिक्कत है। दूसरे हमारे पानी वितरण में भी काफी दिक्कत है। सप्लाई वितरण सही नहीं चल रहा है। तो मेरी प्राथमिकता यही रहेगी, मैं सर्वप्रथम इसी कार्य को मेरी ये सबसे बड़ी ये भी चुनौती है। जो आप वितरण जब आप कह रहे हैं कि सही नहीं है, तो क्योंकि सरकार ने तो उसके लिए पैसा दिया जी और ठेकेदार जिसको विभाग ने दिया होगा काम, तो उसको घर भी बताए होंगे कि भाई इन घरों में आपने देना है। तो ये वितरण प्रणाली क्यों ठीक नहीं हो पाई? क्या ये काम में लापरवाही हो गई या इसको कैसे देख रहे हैं आप? कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही कहेंगे हम लोग ना, इसमें लापरवाही रही है। क्योंकि आप लोगों के घरों तक अगर पानी नहीं पहुंच रहा है तो फिर लापरवाही का मामला है। और जयंत भाई, क्योंकि आप दोनों ही पर्यावरण के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और दारमा वैली में तो आपने स्नो लेपर्ड की फोटो भी आपके द्वारा खींची गई है, तो ये काफी दुर्लभ चित्र है। तो इसलिए आप ये बताइए कि प्राकृतिक संतुलन की दृष्टि से, क्योंकि अभी बीच में भी ये खबर भी आई कि पंचाचूटी का जो बर्फ है
बहुत ही ज्यादा कम हो कम, गया। बिल्कुल। और जबकि अभी तो वहां पर आबादी की दृष्टि से देखें तो इतना कोई दखल भी नहीं दिखता है, मानवीय दखल भी नहीं है। बिल्कुल। तो ये जो असंतुलन हो रहा है इसको आप दोनों कैसे देख रहे हैं? कि ये चुनौती भी हमारी स्थानीय लोकल लोगों के लिए है जी कि जी। पर्यटन तो बढ़ाना है लेकिन पर्यावरण का संतुलन भी कैसे होगा? संतुलन होता है। ये कैसे देख रहे हैं आप लोगों की पर्यावरण भी बढ़े और ये संतुलन भी हो? ये कैसे आप लोगों क्या इसमें आप सुझाव देंगे सरकार को? तो मेरी तो ये है कि जैसे हम लोग आज ही नहीं, आज से पहले भी हम लोग देखते आ रहे हैं कि इससे पहले जो बर्फबारी होती थी वहाँ, तो बर्फबारी काफ़ी ज़्यादा होती थी विंटर के टाइम पे। तो आजकल जो है शेड्यूल पूरी तरीके से जो है वो बिल्कुल ही चेंजेस हो चुका है। तो इसको देखते हुए तो बहुत बड़ा कदम हम लोग को उठाना पड़ेगा, हमारे क्षेत्र को उठाना पड़ेगा कि इसमें जो क्लाइमेट चेंजेस है उस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि हम लोग को सबसे पहले फर्क पड़ेगा वहाँ से। क्योंकि जैसे हम लोग ये कुछ सालों में देख रहे हैं, जैसे पंचाजुली का बर्फ है वो काफ़ी ज़्यादा पिघल चुका है और पूरा ब्लैक ब्लैक दिखने लगा है। और जो हमारा ग्लेशियर था वो ग्लेशियर भी जो है सिंक होकर काफ़ी कम हो ब्लैक चला गया। तो उसको देखते हुए हमारी जो वायुमंडल चेंज हुई है इसमें जो खेती बाड़ी पे सबसे बड़ा असर पड़ा है हम लोग को। और खेती बाड़ी के साथ साथ जो आजकल जनरेशन देखता है कि टूरिज्म से हम लोग जो है इनकम कमाए, तो लोग जो है हमारे बारे में जाने, इस चीज़ को बचाने के लिए जो है हम लोग इसमें काम करना चाह रहे हैं। ये कि जो आने वाला जो समय है खाली रोड तो पहुँचे, पर्यटन बढ़े, खेती बाड़ी भी हो, पर थोड़ी सी चीज़ें साइड एक साइड कॉर्नर में ये लेके चलना पड़ेगा कि हम लोग को जो है वहाँ की सुरक्षा स्वच्छता इस पे जरूर काम होना चाहिए। क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं रहेगा तो जैसे अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में आए थे कि बर्फ पूरी पिघल चुकी है, तो बर्फ ही नहीं रहेगी तो हमारे पास क्या टूरिज्म चलेगा और हम लोग के पास क्या खेती बाड़ी होगा। तो ये आने वाला समय हमारे लिए बहुत खतरनाक होगा, तो उस चीज़ के लिए हम लोग को कदम उठानी पड़ेगी। तो प्रधान जी आप लोगों के क्षेत्रों में क्योंकि पूरा दारमा वैली के वो नजदीकी गांव है सब आपके दुगतुम मतलब जो आपके नजदीकी है ना सोन दातू, तो यहाँ पर संचार की स्थिति कैसी है और इसको आप लोग क्या समस्या से जूझते हैं? समस्या संचार की कहे तो हम लोग सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ टावर तो लग गए हैं लेकिन हमारी बात नहीं हो पाती है, ना नेट चल पाता है। बहुत बड़ी समस्या है ये। तो हम इसके लिए भी हम आगे बात हमको करना पड़ेगा, क्योंकि 100 पीस के लिए बना दिया है टावर, हमारे बात नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। रिचार्ज सब गांव वाले पूरे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका तो पैसा कहीं ना कहीं वेस्टेज हो रहा है। बिल्कुल, ये सर हम लोग जो टावर वाली बात है, भाई साहब ने बोला कि जियो का टावर लगा हुआ है, तो अभी हमारी एक सोसाइटी है दिल्ली दारमा सेवा समिति करके और रंगल संस्था भी हुई, तो ये कार्रवाई कर रही है कि जो बॉर्डर लाइन में हमारे गाँव में बसे हैं यहाँ पे जो है BSNL सुविधा दिया जाए। क्योंकि जियो का टावर इन्होंने लगाया पहले, तो जियो का टावर तो बिल्कुल ही बात नहीं हो पाती है, कभी कभार हो गया तो हो जाती है, अदरवाइज जो है वो पूरा जो हम लोग जो पैकेज बढ़ते हैं इसमें जियो के टावर में, तो उस वक्त जो है बात तो बिल्कुल ही नहीं हो पाती, तो वो पैसा पूरा वैसे ही चली जाती है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग जो है यूथ है और जो सोसाइटी है उसमें काम कर रही है कि BSNL का टावर भी लगा दिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की है तो गवर्नमेंट का जो है इसमें पैक भी उनकी जो है रिचार्ज पैक जो है वो काफ़ी कम है और सिस्टम भी उनकी अच्छी है, तो वो हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार के थ्रू जो है BSNL टावर लगा दिया जाए। आप चाहते हैं कि जब पूरे BSNL और जगह पर कमजोर नजर आ रही है जहाँ पर संचार बढ़ गया है, लेकिन अब आप चाहते हैं कि वहाँ पर सरकारी आ जाए। हाँ, तो ये एक अच्छी पहल है। बिल्कुल, प्राइवेट कंपनियां जो है रिचार्ज बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, उनकी दर भी ज्यादा है, दर भी ज्यादा है, तो BSNL का टावर जो है हम लोग चाह रहे हैं कि अपना ही गवर्नमेंट इंडिया की जो है ये BSNL आ जाए, BSNL आ जाए तो ये काफी अच्छा रहेगा। और आप लोगों के दारमा वैली को अगर, क्योंकि सवालों से थोड़ा अलग मेरा ये सवाल है कि जैसे ब्यास वैली है, ब्यास वैली समस्याओं की दृष्टि से वहां पर समाधान जल्दी होता है, या ये कहूँ कि खबरें हो या ये सारी चीजों को फोकस में रहता है? वो इसलिए भी उसका एक कारण ये भी है कि एक तो मानसरोवर यात्रा का रूट है, दूसरा आदि कैलाश और पर्वत है, यात्रियों का ज्यादा दबाव है। लेकिन क्यों आपको लगता है कि इतने वर्षों में दारमा वैली उस मुख्य धारा में नहीं दिखती हमको? प्रशासनिक स्तर पे हम देखें या सुनवाई के स्तर पे देखें, क्यों ऐसा हो गया कि वहाँ का प्रतिनिधित्व तो कमजोर हो गया, या क्या इसके कारण आप लोगों को अभी दिखते हैं? क्योंकि अब आप प्रधान बन गए हैं, क्योंकि आम नागरिक के तौर पे आपने दारमा वैली के नागरिक के तौर पे भी ये चीजें महसूस की होंगी, तो ये क्यों आपको लगता है कि क्या कमियां रह गई हैं? देखिए सर, हमारा ऐसा है कि एक मुख्य कारण तो हमको ये लगता है, जैसे ब्यास वैली की है, ब्यास वैली में आदि कैलाश सोम पर्वत के नाम से विख्यात है पूरी वर्ल्ड में, तो उसके कारण भी जो है गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान उस तरफ भी देती है।
और हमारी जो दारमा वैली है, दारमा वैली में एक पंचाचूली है, जो पंचाचूली भी जो है अभी उतना विख्यात भी नहीं हुआ है, लोगों को पता नहीं है। क्योंकि जो हमारी ट्रैकिंग वाली स्थिति है, जो हम लोग ट्रैकिंग कराना चाहते हैं पंचाचूली, उसके नाम से जो है थोड़ी बहुत फेमस है। वो भी ज़्यादातर मुंजारी से लोग जानते हैं पंचाचूली। पंचाचूली की बेस्ट जो हमारी वहाँ से जो व्यू है वो बॉन और फिल्म से, तो यहाँ से भी और बाकी जो है दांतू से भी दिखती है। पूरी दारमा वैली में 3 जगह से पंचाचूली बहुत अच्छी तरीके से दिखती है, तो वो ज़्यादा हाईलाइट नहीं है। तो उसके वजह से भी जो है कहीं ना कहीं जो है सरकार वहाँ नहीं पहुँच पाई, और हमारे कहीं ना कहीं हमारे लोगों में भी कमी रही कि लोग जो है वहाँ तक बात नहीं पहुँचा पाए कि हमारे वहाँ भी जो है ऐसी टूरिज्म के लिए जगह ऐसी क्या कहते हैं प्रकृति नेचर इतनी सुंदर है, तो वहाँ भी आनी चाहिए करके। तो वहाँ भी गवर्नमेंट पहुँचती तो कहीं ना कहीं जो है इसमें काम करते, पर गवर्नमेंट तक ये बात भी नहीं पहुँची। और ऐसी कई लेक है, बड़ा सा लेक है हमारे ग्राम सभा सीपू, इंडिया का पहला गांव कहेंगे हम उसको। तो हमारे तरफ से जो है सीपू गांव है, सीपू से आगे एक आचरी ताल है, फिर छो माखू ताल है। छो माखू ताल को जो है हमारे जो कैलाश मानसरोवर झील है उन्हीं के बराबर जो है उसको मान्यता दी जाती है। छो माखू का मतलब वहाँ भी माखू बोला जाता है कैलाश में उस ताल को, तो यहाँ भी जो है उसको माखू बोला जाता है, छो माखू। तो इस तरीके से जो है लोगों की कहीं ना कहीं कमी रही होगी, वहाँ तक बात नहीं पहुँची, तो उसके वजह से भी जो है गवर्नमेंट का आना जाना कम ही रहा। तो हमारे पास जो है रोड पहुँची है, जैसे अभी कुछ जगह रोड पहुँची है, तो रोड जो है अभी कुछ गांव में तो नहीं पहुँची है। जैसे हमारे खुद की गांव है, अभी जो है मेनली जो है दाकर जो IDP कैंप है वहाँ तक रोड पहुँची हुई है, आगे का कंस्ट्रक्शन चलती जा रही है सीपू मार्चक के लिए, और बाकी जो है बिना मौन के लिए तो अभी नहीं हुई है। तो उसमें जो है रोड जहाँ तक पहुँची वहाँ तक जो है लोग आ रहे हैं, कुछ अभी कुछ सालों में हम लोग देख रहे हैं लोग आ रहे हैं पढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से जो है डेवलपमेंट भी होती जा रही है। जैसे जल जीवन मिशन थी, भाई साहब के वहाँ पानी का प्रॉब्लम है, तो हमारे वहाँ जो है छोटा गाँव है तो पानी सप्लाई लाइन तो सब कुछ ठीक है, थोड़ा सा जो है हमारा जो मेन जहाँ से स्रोत है वहाँ पे थोड़ा दिक्कत है उसकी मेंटेनेंस की। हर जगह जरूरत होगी, मेरे गाँव में ही नहीं, हर जगह जरूरत होगी, क्योंकि आपदा आती है, बारिश होती है, तो उस कारण ये चीज़ है। तो गवर्नमेंट की सबसे पहले तो जो है गवर्नमेंट ने हमको सबसे पहले देखना चाहिए था, क्योंकि दारमा वैली है, दारमा वैली में जो है 14 गाँव आते हैं, हम लोग सबसे बड़े क्षेत्र से हैं, तो सबसे पहले उन्होंने ध्यान देना चाहिए था। और दूसरी बात हमारे लोगों की कहीं ना कहीं कमी रही होगी। आने वाले समय पे जो है हम जैसे यूथ लोग आए हैं, तो यूथ लोग इस चीज़ पे जरूर फोकस करेंगे और आगे इसको बढ़ाएंगे हम लोग। और आप लोगों के वहाँ क्योंकि आप क्योंकि प्रधान स्तर का जो अभी हमारा इंटरव्यू है वो इसलिए है कि आप प्रधान है इसलिए, लेकिन आप लोगों की समस्या क्या है कि वो आप लोगों के स्तर से आगे के हैं, क्योंकि ग्राम सभा के स्तर से जो आप कर पाएंगे वैसी समस्या बहुत कम है कि जिनका समाधान होना है वो आप करेंगे, क्योंकि मनरेगा है या जो भी आपकी कार्य योजनाएं है वो तो उससे संबंधित। मैं इसलिए सवाल नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अभी बड़ी समस्याएं क्या कर रहे हैं, वहाँ इंतजार कर रहे हैं समाधान का। तो इसीलिए एक आपके वहाँ ये भी है कि ग्रिड से अभी तक बिजली ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं प्रधान जी? ग्रिड से जो बिजली नहीं मिल पा रही, या कब तक मिलने की उम्मीद आपको लग रही है कि हो सकेगा? काम हो रहा है कुछ उस पे? इस पे तो हम ये कहेंगे कि अभी जो ग्रिड का लाइन अभी सेला तक पहले बिछी थी लाइन, ओले बिछा दी गई थी, समय समय पर ये बर्फ आने के कारण से ये सब दोबारा से क्षतिग्रस्त हो गए, फिर दोबारा से लगाए गए, फिर यही चलता रहा, उससे आगे नहीं पहुंच पाया। अभी मुझे लगता है कि सरकार हमारी आवाज़ को सुनते हुए बहुत जल्दी इसमें भी कार्रवाई करेगी। तो सर देखिए, मेरा भी ये कहना था कि जैसे ये ग्रेट लाइन से जोड़ने वाली बात है, इस पे जो है काफ़ी मैं खुद भी लगा हुआ था इसमें कि दारमा वैली आज भी इस दौर में भी अंधेरे में जी रही है। हम लोग जो है केरोसिन की दिया जला के और दीप जला के जो है उजाला करते हैं अंदर। तो गवर्नमेंट के थ्रू इससे पहले जो है लगभग 4 साल हो गए, उन्होंने जो है सोलर सिस्टम दी थी, सोलर सिस्टम दी, पर मेंटेनेंस का आज तक नाम नहीं है, क्योंकि वहाँ ग्लेशियर बर्फ पड़ती है, ग्लेशियर आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टूट फूट हो चुकी है, उसमें भी काम नहीं हुई। दूसरा ग्रेट लाइन से जो जोड़ना था सेला तक, जैसे भाई साहब ने बताया सेला तक पहुँची थी, सेला तक पहुँचने के बाद जो आगे काम कर सकती थी गवर्नमेंट, वो नहीं कर पाई, क्योंकि 6 महीना उनके पास जो रहता था वो 6 महीने में वो कर सकते थे, पर उनके द्वारा जो है लेट थोड़ा तो किया गया उनके थ्रू, तो लाइन वहीं तक पहुँची, फिर उसके बाद ग्लेशियर आया, ग्लेशियर से साफ हो गई। तो इसमें जो है हम लोग चाहते हैं कि क्योंकि ग्लेशियर पॉइंट है हमारे पास काफ़ी तारमा लाइन में, तो वो जो है बहा ले जाती है, तो इसको ना करके बड़े ग्रेड लाइन से नहीं जोड़ के जो वहाँ पे जो हमारे नदी नाले हैं उस नदी नाले से जो है लाइट को जनरेट किया जाए, ये हमारी विनती रहेगी गवर्नमेंट से।
और दूसरी ये है कि आप छोटी योजनाएं चाहती हैं, छोटी छोटी योजनाएं, छोटी-छोटी। 4-5 मेगावाट की। बिल्कुल। जैसे उनका अपना नाला है, हमारा अपना नाला है, बिल्कुल। हम लोग वहीं से जोड़ते हुए हाँ, और दिक्कत जैसे नहीं आएगी। जैसे दिक्कत भी नहीं आएगी। दुग्धु दांतों में बना है, सेला में हम्म। बना है, वैसे हम भी चाह रहे हैं। लाइन बिछाने का खर्चा भी कम होगा। बिल्कुल। तो जैसे नांगलिंग और दुगदू में काम किया गया था सोलर जो ये पावर मिनी पावर प्रोजेक्ट हाँ। जो था ऊर्जा विभाग के थ्रू वो किया गया था, पर नांगलिंग में कहीं ना कहीं जो है बाढ़ आने के कारण वो सक्सेस नहीं हो पाया। पर दुगदू वाला जो है वो नाती नाले में बनाया गया है, वो काफी अभी चल रहा है। अच्छा, अनियमित है सब। हाँ, वो नियमित है। लाइट सप्लाई उनके वहाँ लाइट सप्लाई चलती है। तो जब इससे पहले जब यागी जी हमारे थे इस ओहदे में आगे, तो हमारे रंग मीडिया में भी बात हुई थी कि इस बारे में लाइट जो है आज तक ऊपर नहीं है, तो लाइट होनी चाहिए थी। अगर हमारे जो नदी नालों से जो है लाइट जनरेट किया जाए, अगर वो भी नदी नाले में खतरा है, इसीलिए दिक्कत है क्योंकि बाढ़ की स्थिति होती है बरसात में, तो वो नदी नाले सारा जो पावर हाउस का सामान होगा उसको बहा ले जाएगा। तो उसको भी छोड़ के मेरा एक अपना ही सोच था, क्योंकि जो प्लेन्स में बड़े जो पैनल लगाए जाते हैं सोलर पवन चक्की वाला पवन, टाइप का, हाँ। तो अगर उससे जोड़ा जाए हर गांव में एक एक, क्योंकि हवा चलती है, पहाड़ है, हिमालय है, हवा चलती है, उससे लाइट जनरेट कर दिया जाए तो पूरा क्षेत्र जो है इस प्रॉब्लम से निजात पाएगा आने वाले समय में। अच्छा, आपको लगता है कि ज्यादा बर्फबारी में भी उसका असर ज्यादा नहीं होगा। हाँ? ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। बिल्कुल, ये ऑप्शन होगा इसमें काम। और आप लोगों के वहाँ वैसे तो दागमा वैली के बहुत गांव में है, भालू का बहुत आतंक है, भालू का और जो जंगली जानवरों का। तो इसमें अभी तक कोई मुआवजा ग्रामीणों को मिला नहीं, और आप लोग काफी खुद ही मांग उठाते रहे, तो अब आप प्रधान बन गए हैं, तो ये इसका कोई समाधान नजर आ रहा है, या क्या लगता है कि फिर और ऐसे इंतजार करना पड़ेगा? तो देखिए, बालू वाले मैटर में काफी साल आज से ही नहीं, लगभग 7-8 सालों से जो है बालू लगातार ये वन्य जीवों में बालू एक ब्लैक बेयर मिलता है उधर, तो काला बालू होता है। काला बालू जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट पहुंचा रहा है हमारे मकानों को विंटर टाइम पे। अभी तो विंटर क्या, ये कुछ दिन पहले जो है एक समस्या है ग्राम सभा नांगलिंग से, दिन में ही जो है बालू आके जो है दुकान था तो अच्छा। को तोड़ फोड़ दिया उसने। अच्छा, तो ये चीजें लोगों के रहते हाँ, लोगों के रहती, तो ये चीजें हो रहा है। तो हमारी फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट एक ऐसी डिपार्टमेंट है जो नेचर के ऊपर और वाइल्ड लाइफ के ऊपर काम करती है, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। और क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो पूरा वाइल्ड लाइफ से संबंध है, और प्रकृति जो है भगवान ने इतनी अच्छी वहाँ सुंदरता प्रकृति नेचर दी हुई है, उसकी हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जहाँ तक हम लोगों ने देखा है, बालू की आवाज़ हम लोग 7 साल पहले से उठाते आए हैं। हमारे मकानों को, हमारी जो खेती बाड़ी हम लोग कहते हैं करते हैं समर के टाइम पे, उगल और पापड़ की खेती, इसको भी नुकसान पहुंचा रहा है। विंटर के टाइम पे जो है हमारे मकानों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। ये आज तक पता नहीं सॉल्यूशन निकल ही नहीं पाया फॉरेस्ट की तरफ से। हमें बहुत ज़्यादा दुख है इस बात की, क्योंकि आज तक जो है इस पे सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। हम लोग जो है एक तिनका जोड़ के जो है वहाँ उस दौर पे, उस जगह पे, उस ट्राइबल एरिया में हम लोग मकान बनाते हैं। और आज के दौर पे जो है मिस्त्री कहो चाहे लेबरी कहो, इतना महंगा है, एक गरीब लोगों की जो है मकान बनाने की पूरी वो नहीं हो पाती है। तो हमारी इच्छा थी कि जो गवर्नमेंट ने जियो बनाया हुआ था कि बालू के द्वारा जो मकान को नुकसान होगा, खेती को नुकसान होगा, इस पे जो है जियो बना दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से। क्योंकि जो स्थिति है आज के तौर पे लोगों की बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इसमें जो है काम होए, जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी स्टेटमेंट दिया जाता है तो वो उस परिवार तक पहुँचे। पर गवर्नमेंट के थ्रू जियो बनाने के बाद भी जो है आज भी हम लोग ये लगभग 2 साल हो गए हमको, जब पिछले बार का जो बालू के द्वारा नुकसान हुआ था विंटर में, उसके मुआवजा के लिए हम लोग जब बात कर रहे थे तो डीएफओ साहब की तरफ से ये कहा गया कि भाई कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है। 10 बार कागज़ के लिए हम लोग दौड़ते रहे, और डिपार्टमेंट को वहाँ पे लेके गए। उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं जेई साहब को जाने के बाद आकलन करके आए, आकलन के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा, पर इसमें कुछ भी काम नहीं हो पाया। हम लोग जो है 2 साल पहले हम लोगों ने एप्लीकेशन दी थी और फोटो सारा कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट किया था। फिर उसके बाद ये कुछ दिन पहले एक आदेश आया उधर से कि आप लोग फोटो जमा करिए, आप लोग डॉक्यूमेंट जमा करिए। अब फोटो 2 साल बाद कहाँ से मिल पाएगा साहब? तो इस चीज़ में जो है गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि जो ट्राइबल एरिया हम लोग बॉर्डर में एक सीमा पर रही है, हम लोग साथ में, हम लोग गाँव आज से नहीं, हमारे पुरखों के ज़माने से वहाँ हम लोग बस रहे हैं। हम देश की सुरक्षा के साथ साथ जो है हमारे गांव की भी सुरक्षा हम लोग करना चाह रहे हैं। तो इस पे जो है गवर्नमेंट की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बिल्कुल ही जीरो जो है, हम लोग, मैं तो खुद ही मान के चल रहा हूँ कि उनकी जो है जीरो साइड। अच्छा, जनता को अभी तक कोई राहत नहीं मिली? कोई राहत नहीं मिली। अब राहत अभी कह रहे थे, अभी जस्ट मेरी बात हुई थी डीएफओ साहब से, तो उनकी भी यही कहना था कि जो है मुआवजा जो दिया जाएगा, मुआवजा
जितना भी, जैसे किसी का 100% टूटा हुआ है, किसी का 2% टूटा हुआ है, तो उसको मुआवजा सेम मिलेगा। तो मैंने कहा ये तो जायज़ ही है, ये चीज़ नहीं, नहीं न्याय होनी संगत चाहिए। नहीं है ये। हाँ, ये न्याय नहीं है। तो ये इसमें भी बहुत बात हुई। और दूसरी बात हमने ये भी रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि जो बालू ब्लैक बेयर उधर बढ़ रहा है, तो उस पर जो है कंट्रोल किया जाए, या तो उसको पकड़ा जाए, उनके तरफ से जो भी जाली वाली जो लगते हैं नेट, उसके थ्रू उसको पकड़ा जाए, वहाँ संख्या को बैलेंस किया जाए। हाँ, संख्या को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अभी तो जो है मकान तोड़ रहे हैं, धीरे धीरे जो है वो इंसान में भी हमला कर रहे ब्लैक हैं। बेयर के लिए वहाँ सुरक्षित माहौल लग रहा है उनको। सुरक्षित माहौल लग रहा है, इसीलिए वहाँ पनप रहे हैं। हाँ। तो उस चीज में जो है उनको हाँ। डिपार्टमेंट को हम लोग कह रहे हैं कि जाके आप लोग पकड़िए यार। इंसानी बस्तियों में अब लेकिन उनका दखल बढ़ रहा है। हाँ। हाँ? इसमें मेरा एक कुछ कहना था ना, जैसे बालू तो पहले भी आते थे, जी। अब भी आ रहे हैं। तो पहले इतने ये लोग आक्रामक नहीं थे और इतना वो नहीं थे। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इनका खाने में क्या कुछ कमी हो सकता है, मेरा अपना सोचना है। हाँ, इनके लिए भोजन की कमी भोजन की कमी हो रही है, और इस टाइप का जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने वन विभाग में 6 साल काम किया है, जी, जी। मैंने स्नैक में काम किया, टाइगर में काम किया, जी, जी। तो इस तजुर्बे से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं इनका खाने में दिक्कत हो रही है। हाँ, इनको भोजन की कुछ कमी है। हाँ, भोजन की क्योंकि ये वैसे तो जी। जानवरों का स्वभाव है क्या, पहले भी- आबादी पहले आते भी- नहीं हो, हम्म। ना? तो बिल्कुल। लेकिन अभी संकट पैदा हो रहा है ग्रामीणों के लिए भी। ग्रामीणों के लिए बहुत ज्यादा संकट है, क्योंकि आने वाले समय पर अगर इंसान पे अटैक करने लग गया, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। बहुत दिक्कत हो जाएगी, बड़ी दिक्कत। और अभी तक ऐसी कोई घटना तो फिलहाल हमारे संज्ञान में नहीं नहीं है। है। हाँ, हाँ, अभी नहीं है। इंसान पर हमला ये कर दिया। इंसान पे हमला वाली बात जो है, कभी इससे पहले जो जब रोड भी नहीं पहुंची थी एरिया पे, तो लोग जो है हम लोग का जो फ्यूल के तौर पे यूज होता था, ईंधन के तौर पे यूज होती थी, तो वो लकड़ी था। हम लोग लकड़ी जंगल में काटने के, ये ऐसे 2-4 गाँव में पहले हुए हैं केस, बालू के साथ आमना सामना हुई हुआ, है। हुई। पर रोड पहुंचने के बाद अभी बालू के साथ कोई आमना सामना तो कोई ऐसा संघर्ष नहीं हुआ है। संघर्ष नहीं संघर्ष हुआ नहीं है। हुआ। तो आने वाला समय जो है, हाँ, इसको क्योंकि देखते रोड हैं। आने के बाद जंगलों में इंसानों का दखल भी कम हुआ ना, बिल्कुल। हमारा आना जाना भी कम हो गया। और अगला मेरा आप लोगों से ये है सवाल कि पर्यटन की दृष्टि से 2016-17 में लगभग जब भी आपके वहाँ सड़क पहुंची, उसके बाद से आप लोगों के वहाँ काफी पर्यटन के या आपके होम स्टे बढ़े, कई अब अच्छे लग्जरी होटल भी दिखने लगे हैं वहाँ, बिल्कुल। तो कुछ बदलाव तो आया है। बदलाव। तो इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग कि ये कैसे बढ़ेगा? वहाँ के युवा जो पलायन आप कह रहे हैं कि जो पलायन कर रहे हैं लोग, ये कैसे वापसी होगी? रिवर्स पलायन सरकार भी कह रही है कि उसके लिए हम पैसा देंगे, तो ये कैसे होगा? कुछ होता नजर आ रहा है या अब थोड़ी उम्मीद जग रही है, या कैसा लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए सर, उसमें जैसे जैसे रोड पहुंची है, रोड के साथ साथ जो है सुविधाएं भी वहाँ पहुंची है लोगों में, तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जो है अच्छा भी है, अच्छा भी, और कुछ चीज़ों को देखते हुए वो बुरा भी है, नुकसान भी। क्योंकि रोड पहुंचने से पॉल्यूशन बढ़ेगी, क्लाइमेट चेंजेस हो रही है। जब रोड नहीं पहुंची थी तब क्लाइमेट संतुलन भी था, गाड़ी नहीं पहुंची थी ऊपर, तो सब कुछ एक सामान्य सा था। हम लोग कह रहे थे सर कि जैसे पहली बात भी बर्फबारी जो है शेड्यूल पूरा बिगड़ चुका है। बर्फबारी पहले ज़्यादा ही होती थी, अब नहीं होती है। अब अक्टूबर में बर्फबारी होती थी, तो अब पहले ही सितंबर में बर्फबारी हो जा रही है, या बाद में हो रही है, फरवरी मार्च में हो रहा है, या भी फरवरी मार्च में हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिक्कत है। और बाकी टूरिज्म वाली बात है, टूरिज्म के लिए तो हमारा जो वैली है दारमा घाटी, उसको दारमा वैली को खाली दारमा वैली नहीं बोला गया है, उसका भी कुछ प्रोनाउंसिएशन है उसमें, क्योंकि जो दारमा वैली है, दारमा में कहा जाता है, कुछ लोग का तथ्य ये भी है कि धर्मात्मा लोग रहते थे, इसलिए उसको दारमा वैली बोला गया। तो कुछ ये भी मानते हैं कि जैसे जगह के अंधे छोर में बैठे, तो जहाँ पे धूप ज़्यादा लग रही है, तो उसको देखते हुए भी तो उसको दारमा वैली बोला गया। तो ये कई तथ्य है, और टूरिज्म के लिए हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, इसीलिए इसमें काम करना भी है, लोगों ने काम किया भी है, हम लोग करते भी आए। तो अभी जो है टूरिज्म बढ़ेगी हमारे 2-3 चीज़ों पे। जैसे हम लोग चाह रहे रोड पहुंच गई है, तो लोग जो है पहुंचना आसान हो गया है, तो लोग पहुंचेंगे। दूसरा जो है हमारा फार्मिंग है, फार्मिंग में हम लोग काम करें, एप्पल फार्मिंग हो सकती है बहुत बढ़िया, जितने भी फ्रूट्स हैं हॉर्टिकल्चर के थ्रू। हाँ, हॉर्टिकल्चर से मुझे याद है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को थोड़ा हमारे गवर्नमेंट से यही निवेदन है कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को जो है स्पेशली इस पे जो है उनको काम करवाना चाहिए, क्योंकि वो क्षेत्र हिमाचल और जम्मू कश्मीर जैसा ही है। हमारी दारमा, ब्याज, चौदास, तीनों वैली जो है, इस पे जो है फार्मिंग में और हॉर्टिकल्चर में जो है ये बहुत अच्छा काम हॉर्टिकल्चर एक बड़ा रोजगार का केंद्र बन सकता है। तो उससे भी जो है टूरिज्म चल सकती है बहुत बढ़िया। दूसरा, हमारा कल्चर इतना रिच है, जो हम लोग जिस ट्रैवल एरिया से आते हैं वहाँ पे कल्चर इतना रिच है। आप लोगों ने सुना होगा दाल मिर्च जसुली लला करके, वो उसी वैली से आती थी, ग्राम सभा धातु से, वो दारमा वैली के अंदर ही है।
तो उनकी भी नाम है, तो पूरे क्षेत्र में जो है उससे भी टूरिज्म चल सकती है, क्योंकि हमारा जो पहनावा है, जो हमारा खान पान है, वो सब कुछ जो है ये टूरिज्म आकर्षित करता है। बिल्कुल आकर्षित करता है, तो इससे भी बढ़ सकती है टूरिज्म। दूसरा जो है हम लोग जो हर्बल प्रोडक्ट है हमारे पास जड़ी बूटी ऊपर जो है, आजकल तो धीरे धीरे खेती कम कर दिया लोगों ने, आज का जनरेशन खेती करना नहीं चाहता है, हल जोतना हमको नहीं आता है, तो जो है एक वैज्ञानिक दृष्टि से तभी तो मैंने बोला कि ये आप प्रधान आप युवा बने हैं, तो ये चुनौती है ना, चुनौती है कि ये कैसे होगा। हाँ, तो इस चीज पे हम लोग काम करना चाह रहे हैं कि जैसे वैज्ञानिक दृष्टि से खेती बाड़ी हो। आजकल का ट्रैक्टर का समय है, लोगों को ट्रैक्टर की शिक्षा को ट्रेनिंग दिया जाए है, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी निकाले जो उस ट्राइबल एरिया के लिए ST SC बहुल क्षेत्र है वो, तो उनके लिए जो है ऐसे कुछ अनुदान बना दिया जाए, समितियां बहुत जगह तो दे ही रही है ना सरकार, बहुत जगह दे रही है, पर वो जगह पे नहीं पहुंच पा रही है हमारे पास। हाँ आप आ गए हैं ना योजना के हाँ, बारे में, अब तो आप प्रधान आप लोग हैं ना। अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पा रही। वो अब मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप लोग प्रधान बने हैं, जी, तो वो आप ही के माध्यम से जाती हैं, बिल्कुल। तो ये अब आप लोगों को तय करना है कि वो योजना कैसे वहाँ तो पहुँचे। कैसे पहुंचे। जी, जी। और मैं अब अंतिम सवाल से आप लोगों से अपनी वार्ता को खत्म करता हूँ कि एक दारमा वैली में, क्योंकि ब्यास वैली जैसे धार्मिक तौर पर पर्यटन स्थल है, बिल्कुल। पर्यटन तो क्या श्रद्धालुओं के लिए एक धार्मिक स्थल है, उसको पर्यटन से भी जोड़ जी, जी। दिया गया है ना। लेकिन क्या दारमा वैली की कुछ ऐसी कुछ आप मुझे चीजें बता सकते हैं कि जो धार्मिक तौर पर जिसको लोग जानना चाहें या पहली बार उनके संज्ञान में आएगी, जी, जी। इस दृष्टि से भी जाना चाहिए, जैसे आपने सीपू का बताया ना, तो बिल्कुल। धार्मिक क्या महत्व है दारमा वैली का, क्योंकि दारमा पंचाचूली तो है, जी। धार्मिक महत्व क्या है। हर गांव का अपना धार्मिक महत्व है। देखिए दारमा वैली जैसे भाई साहब को कहना है कि हर जगह जो है अपना हर गांव का अपना धार्मिक महत्व है। हाँ, जी। अपना हिस्टोरिकल जो समय वो है ना, हिस्ट्री अंदर वो हर गांव मैं के लिए ऐसी कुछ बात पूछ रहा हूँ, जी। जैसे महादेव से जुड़ने वाली चीजें हैं, है ना? बिल्कुल, मैं उसी को आगे हाँ वही, तो ऐसा कोई कि जो शास्त्रों से ना हमारे वेदों से संबंधित कोई ऐसा धार्मिक महत्व का वहाँ पर हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें देखिए ऐसा है कि जैसे प्यास वैली में हमारा आदि कैलाश पर्वत है, ये धार्मिक महत्व ऐसी से जो है वहाँ नाम भी है, और भगवान महादेव जो है ये एरिया आपका ब्यास हो गया, आपका दारमा वैली हो गई, ये पूरी बेल्ट जो है कैलाशी कहलाती है पूरी। अच्छा। तो इसमें कोई ऐसा भेदभाव नहीं होनी चाहिए कि दारमा कैलाश नहीं है, आपका ब्यास दारमा ये पूरी वैली शिव की भूमि है। ये पूरी भूमि जो है शिव की भूमि है। आप लोग जहाँ जाओगे कण कण ऐसा मतलब प्रतीत होगा, महसूस होगा आप लोग के भगवान जो है, कहते हैं ना कि पत्थर में हर जगह जो है भगवान समान, तो वो चीजें है ऊपर। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जैसे हमारी दारमा वैली में एक विदांग है, विदांग जगह का नाम है, आदि कैलाश जैसे ज्वालिंगकोंग उस तरफ पड़ती है और इस तरफ जो है विदांग पड़ती है। एक हमारा सिल्ला पास कर रहा है, वो दर्रा हम दोनों को बांटती है, उधर ब्यास हो गया, इधर सीमा वहां से बढ़ जाएगी। हाँ, आदि कैलाश का बैक साइड जो है हमारा विधान से दिखाई देता है, और फ्रंट अच्छा। साइड जो है वो ज्वालिंगकोंग ब्यास में हुआ। अच्छा। तो वहाँ पे जो है एक नदी आती है पार्वती कुंड, आपका जो ब्यास में है पार्वती कुंड, वहाँ भी है एक पार्वती कुंड है हमारे पास इधर दारमा वैली में। अच्छा। सेम। और क्योंकि मैं सिल्ला पास ट्रैक कर चुका हूँ, पहले 2022 में ही हम लोगों ने ओपन की थी। सिल्ला पास बेसिकली उसके लिए है जो हाई एल्टीट्यूड जो ट्रैकिंग करना चाहते हैं, या आदि कैलाश की परिक्रमा यात्रा हम लोग ने उसी से स्टार्ट की थी। आदि कैलाश की परिक्रमा यात्रा करके जो दारमा वैली से स्टार्ट होगी और ब्यास वैली से आगे खत्म होगी, तो ये दोनों जगह के लोगों को रोजगार मिलेगी करके 2022 में हम लोगों ने जो है ये यात्रा शुरू की थी। तो वहाँ पे जो है एक पार्वती कुंड से एक छोटा सा नदी आती है ऊपर से ग्लेशियर वाले, तो उस नदी में जो है हर पत्थर में शिवलिंग बना हुआ है ऊपर, दारमा वैली की तरफ जो है। दारमा वैली की तरफ। अच्छा। तो वेदांग में ITBP बेस हमारी ITBP पहुंच रहती है वहाँ, तो हम लोग भी समय समय पे जाते रहते हैं। तो उस नाले पे जो है शिवलिंग के पत्थर बने हुए हैं, सेम पूरे नदी से आप उठाओ शिवलिंग जैसा ही लगेगा। अच्छा। और जो ITB जैसे नर्मदेश्वर महादेव, हाँ। जैसे वहाँ पत्थर मिलते हैं, बिल्कुल, शिवलिंग, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। वैसे। तो यहाँ भी वैसे ही है, तो वैसे ही पत्थरों को लाके जो है ITB हमारी बहुत पूजा करती है। अच्छा। और बेसिकली हम लोग जो है नेचर को पूजा करने वाले लोग हैं। हाँ हिंदू धर्म दारमा में वैली। नेचर को ही पूजना है। हाँ, दारमा वैली जो है और ब्यास वैली जो है, चौदस वैली जो है हमारी रंग कम्युनिटी जो जिनको हम लोग को रंग बोला जाता है, हाँ, प्रकृति प्रेमी। प्रकृति प्रेमी। तो इसमें जो पत्थरों की पौधों की हम लोग पूजा करते हैं। तो इसमें जो है एक अच्छा हम लोग देख रहे आने वाले समय पे जो है इस पे काम होगी, और इस तरीके से जो है धीरे धीरे जैसे सीपू में महादेव गुफा है बहुत, क्योंकि महादेव की गुफा है। हाँ, महादेव जी की गुफा है, उसको महादेव तप गुफा बोला जाता है। और महादेव के से जुड़े हुए हमारे बहुत चीजें, बहुत संशय है इधर,
हमारे दानवा वैली में। पंचाचूली को कुछ लोग मानते हैं पंच केदार करके, अच्छा। कुछ लोग मानते हैं पांडव पर्वत करके, कुछ लोग मानते हैं जो हमारे वहाँ गबला पूजा होता है, गबला मानते हैं हम लोग, उनकी पूजा करते हैं हम लोग। तो ये भी एक धार्मिक ये चीज़ें काफ़ी है। अगर आपको हो तो हर गांव की अपनी एक हिस्ट्री है, जैसे ब्यास वैली में वैसी दानवा वैली में भी है। कैलाश भूमि पूरी है तो कैलाश भूमि में जो है यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला था स्वर्ग सरोवर करके एक ताल है, छूमाहू बोलते हैं उसको हमारे रंग लैंग्वेज में, और हिंदी में उसको स्वर्ग सरोवर करके आप लोग इंटरनेट में भी सर्च मार सकते हैं, वो दिख जाएगा। तो ये धार्मिक है हमारे पास भी, दानवा वैली में भी है। तो लोग जो है बाहर जो है प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण लोगों को पता नहीं है। अदरवाइज ये दोनों ये पूरा एरिया जो है कैलाश का शिवभूमि है। हाँ, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा और आप लोगों को विशेष शुभकामनाएं इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि जितनी हमारी वार्ता का जो निष्कर्ष है जो दर्शक देखेंगे, क्योंकि ग्राम प्रधान के नाते आप लोग आपकी वार्ता में हमारी चलती है, लेकिन कुछ लोग जब दर्शक देखते हैं तो वो कहते हैं कि कुछ सवाल ऐसे आप लोगों से आए नहीं कि जो प्रधानों से जुड़े हैं, लेकिन जब तब भी पानी और बिजली आदि ऐसी समस्याओं को लेकर के हमने पूछा ही है, भालू जो समस्याएं वहाँ की हैं। लेकिन आप ऐसे दौर में प्रधान बने हैं जब चुनौतियों के समाधान का समय है ना। तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि जितनी वार्ता हमारी हुई ये सारी सफल रहे और आपको आप भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।